मैं डॉक्टर महेश तिवारी गत 48 वर्षों से लगातार मंचों की विविध विधाओं पर मंच से लेकर रेडियो, रेडियो से लेकर अलग अलग चैनल पर दूरदर्शन के माध्यम से आप सबसे मुखातिब होता रहा हूं। नागपुर शहर की हृदय स्थली गांधी बाग में स्थित आदर्श विद्या मंदिर के सभी संचालकों को और साथ ही साथ आदर्श विद्या मंदिर के प्राध्यापक, प्राचार्य, अध्यापक जितने भी हैं और सभी विद्यार्थियों, विद्यार्थिनियों, आप सबको डॉक्टर महेश तिवारी का नमस्कार। ये बड़ा विशेष उपक्रम जो आदर्श विद्या मंदिर के द्वारा आरंभ किया गया है, ये आदर्श विद्या मंदिर के लिए ही नहीं बल्कि आने वाले कल के जो बच्चे इस देश का भविष्य हैं, उनके लिए एक मार्गदर्शन का बड़ा सुंदर प्रयास आदर्श विद्या मंदिर की ओर से किया गया है। मुझे कहा गया कि मैंने 15 मिनट के लिए सांस्कृतिक क्षेत्र और कला क्षेत्र पर किस तरह बच्चों का भविष्य वर्तमान में आ सकता है, लाभकारी हो सकता है, इस विषय पर मुझे कुछ कहने का निर्देश दिया गया, मैं कहूँ आदेश दिया गया तो भी गलत बात नहीं होगी। बच्चे जो हैं वर्तमान में, मैं निवेदन ये करूँगा कि बच्चों ने अलग अलग क्षेत्र में, जहाँ तक कैरियर का सवाल है, उस तरफ ध्यान देना बड़ा आवश्यक है। एक समय था जब सरकारी नौकरियों के माध्यम से हम सोचते थे कि हमें सरकारी नौकरी लग गई तो हमारा भविष्य उज्जवल हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में ऐसी बात नहीं है। सरकारी नौकरी से ज़्यादा लाभ आपको विविध क्षेत्रों में होता है। तो पेरेंट्स जो सुन रहे हैं, मेरा उनसे भी निवेदन है, प्रार्थना है कि माता पिता के मन में एक आकांक्षा होती है कि मेरा बच्चा या तो डॉक्टर बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, इंजीनियर बने, वकील बने। लेकिन इन सब से अलग हमें वर्तमान में ये सोचना होगा कि नई नई विधाएं जो आई है, सारे विश्व में उन विधाओं से भी हम धन कमा सकते हैं, रोजगार पा सकते हैं, नौकरी भी कर सकते हैं और व्यवसाय भी कर सकते हैं। इन सारी बातों के इर्द गिर्द मुझे जो आदेश दिया गया है 15 मिनट तक बोलने का, वो मैं कार्य आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। कला एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपना नाम, इज्जत, जिसे हम प्रसिद्धि कहते हैं, प्रसिद्धि के माध्यम से समृद्धि पा सकते हैं और सारे विश्व में आप लोकप्रिय हो सकते हैं। आवश्यकता है कि आप पूरी तरह से तन्मय होकर, एकाग्र होकर उस विषय की ओर ध्यान दें जिस विषय में आपको जाना है। ये अभी आप यदि 5वीं से लेकर के 10वीं तक का यानी मैट्रिक तक का जो पूरा का पूरा आपका कार्यकाल है शिक्षण का, वो केवल एक बेस है आपका। आपको धीरे धीरे 12वीं और उसके बाद में ग्रेजुएट होने के बाद आगे क्या करना है या 12वीं से ही क्या करना है, नए नए एवेन्यूज़ आज आए हैं जिसमें पारंपरिक के अलावा हम कुछ नया कर सकते हैं। उनमें है एक कला। अब आप सोचेंगे कि कला क्या है। कला हमारे पुराणों से लेकर के हर तरफ कला किस तरह हुआ करती हैं, रामायण काल से लेकर महाभारत तक यदि आप अध्ययन करें, आप ध्यानपूर्वक देखें तो कला के विविध रूपों को आपने देखा होगा, महसूस किया होगा। और वर्तमान में कला एक ऐसा विषय बन गया है जिसमें अलग अलग चैनलों के माध्यम से, लोकप्रिय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कला क्षेत्र में भरपूर उभार आया है। कला क्षेत्र में केवल आपकी नाम नहीं, आपका प्रसिद्धि नहीं है, बल्कि समृद्धि भी आप पा सकते हैं। और इसीलिए आपको केवल इतना बताना चाहता हूँ कि शुक्राचार्य जी ने एक नीतिसार नाम का ग्रंथ लिखा है। उसके चौथे अध्याय के तीसरे मानक में कलाएं क्या है, इसकी सारी की सारी जानकारियां दी गई हैं। कलाएं अनंत है और उनमें से प्रमुख कलाएं जो हैं 64 गिनाई जाती है। 64 कला ऐसी माध्यम है, ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से बच्चे आने वाले कल में नाम, इज्जत, शोहरत सब कुछ पा सकते हैं। और ये सब आपके सामने हैं। 64 कलाओं में प्रमुख हैं गायन, वादन, नृत्य, साथ ही साथ नाट्य, रंगोली। ये सारी कलाएं ऐसी है जिस कलाओं में आज प्रचुर मात्रा में धन यानी नौकरी करके, व्यवसाय करके आपको मिल सकता है। 64 कलाओं में यदि हम देखें तो एक कला है भाषण कला।
भाषण के साथ अलग-अलग कलाएँ जुड़ी हुई है। भाषण कला में संभाषण है, जैसे हम और आप कर रहे हैं, ये संभाषण कहलाता है। यदि एक व्यक्ति, एक नेता या कोई भी व्यक्ति भाषण दे रहा है, अपने विचार जनमानस के सामने प्रस्तुत कर रहा है, तो उसे हम भाषण कहते हैं। और हम जो कभी-कभी बातचीत करते हैं आपस में, यदि आपके माता-पिता से आप बात कर रहे हैं, आपके टीचर्स से बात कर रहे हैं, अन्य लोगों से बात कर रहे हैं, वे हैं संवाद। ये 3 बातें हैं, जो बातें आपको सिखाती है कि हमने जीवन में कैसा आगे बढ़ना चाहिए। यदि जीवन में आगे बढ़ना है, तो ईश्वर ने सबको भाषा दी है। हर जीव की अपनी एक अलग भाषा है। यदि हम 4 पैर के जीव हैं, यदि 4 पैर के जीव आपस में बात करते हैं, तो उनकी भाषा में करते हैं, हमें समझ में नहीं आती। पक्षियों की अपनी एक अलग भाषा है, वैसे ही मानव की भाषा है। और वो भाषा चाहे किसी भी अलग-अलग संप्रदायों से जुड़ी है, अलग-अलग क्षेत्र परिक्षेत्र से जुड़ी है, लेकिन भाषा जो है, ये संवाद का एक माध्यम है। और संवाद कैसे बनता है? संवाद बनता है शब्द से। और शब्द जो है, इसे ब्रह्म भी कहा गया है, क्योंकि हम आपसे बात कर रहे हैं शब्दों के माध्यम से। शब्द ब्रह्म है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामायण तुलसीकृत रामचरितमानस लिखा, उसमें सबसे पहले यदि प्रणाम किया है, तो उन्होंने प्रणाम किया है बालकांड के पहले श्लोक में, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। अर्थात वर्णमाला में स्वर और व्यंजन, ये जब दोनों मिलते हैं तो शब्दों का निर्माण होता है। तो जो शब्द है, उन्होंने लिखा है कि वर्णानाम अर्थ संघानाम, ऐसे वर्णों का समूह जिसका कुछ अर्थ निकलता है और वो शब्द रूप में साकार होता है, सबसे पहले मैं उनको नमन करता हूँ। यानी शब्द की अपनी महत्ता है। आप जो पढ़ते हैं, शब्द हैं, चाहे अंग्रेजी में पढ़े, हिंदी में पढ़े, संस्कृत में पढ़े, मराठी में पढ़े, भाषा कोई भी हो, लेकिन शब्दों के बिना हमारी बातचीत करने की कला शून्य है। और इसीलिए शब्द का महत्व भरपूर है। शब्द है तो आप जीवन में भरपूर आगे बढ़ सकते हैं। मेरा निवेदन आप सबसे ये है कि आप जो पारंपरिक व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं से हटकर कैरियर के बारे में सोचें। एक कैरियर है, वो है निवेदन क्षेत्र का, मंच संचालन क्षेत्र का। एक कैरियर है अभिनय क्षेत्र का। आप स्टडी करें, पढ़ाई करें। मुझे एक बात कहते हुए कुछ भी हिचक नहीं होती कि केवल स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई से ही हम पूरा ज्ञान नहीं पा सकते। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि ये तो बेस है। आप भाषा समझते हैं, भाषा समझने के बाद आपको ये समझ में आता है कि हमने किस तरह से एक दूसरे से बातचीत करके अपने विचारों की अभिव्यक्ति लोगों तक पहुंचानी चाहिए और लोगों से ग्रहण करनी चाहिए। लेकिन भाषा के साथ साथ जब तक हमारा ज्ञान अनुभव के माध्यम से आगे नहीं बढ़ता, तब तक हम उज्जवल भविष्य की ओर आगे नहीं बढ़ सकते। और इसमें जो क्षेत्र है, अब देखिए नाट्य क्षेत्र है। यदि आप में स्कूल कॉलेजेस में कॉम्पिटिशन्स हुआ करते हैं, वाद विवाद स्पर्धाएं हुआ करती हैं, एकांकिका स्पर्धा होती है, एकांकिकाएं होती है, उसमें जो बच्चे भाग लेते हैं, यदि उनमें टैलेंट हैं, तो टीचर उन्हें संबंधित एक पात्र दिया करते हैं, जिसे अंग्रेजी में एक रोल दिया करते हैं। यदि वो बच्चा उसमें पारंगत हो जाता है, तो धीरे धीरे उसने नाट्य क्षेत्र की गतिविधियों की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि आज एक ज़माना था जब रंगमंच था और दूरदर्शन था। मात्र 2 ही स्थान थे जहाँ पर आप अभिनय कर सकते थे। लेकिन अब तो पूरा का पूरा मीडिया इतना बढ़ा हुआ है, इतने सारे चैनल्स आए हैं, अलग-अलग भाषाओं के चैनल्स आए हैं। और ऐसे समय हमारे पास बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है कि हम अभिनय कर सकें। और अभिनय के अंदर धन भरपूर मिलता है। चूँकि आपकी प्रसिद्धि यदि एक बार हो गई, तो आपके पास पैसा अपने आप आता चला जाता है। आज कई ऐसे अभिनेता हैं, अभिनेत्रियाँ हैं, जिन्हें आप जानते हैं, क्योंकि वो अच्छा अभिनय भी करते हैं और अभिनय के साथ-साथ अच्छी आय भी है उनकी। यानी कई कलाकार तो ऐसे हैं, जिन्होंने 15-20 साल में इतना कमा लिया कि उनकी 3 पीढ़ियाँ तक खा सकती है। तो आप केवल यही नहीं सोचिए कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। यदि आप में टैलेंट है, आप डॉक्टर बनिए, डॉक्टरों की बहुत आवश्यकता है। यदि आप में टैलेंट है,
तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनिए, इंजीनियर बनिए, वकील बनिए, लेकिन यदि आप कुछ नया करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके पास में एक कला क्षेत्र है, जहाँ पर आप नए-नए करियर की ओर आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ तक नाट्य का सवाल है, मैंने आपको बताया, एक क्षेत्र है गायन का, साथ ही साथ जुड़ा है वादन का। गायन में भी अलग-अलग मंच है। आप शास्त्रीय संगीत भी सीख सकते हैं, शास्त्रीय संगीत के साथ-साथ आप सुगम संगीत की ओर बढ़ सकते हैं। भजन गाते हैं, भजन में कितने नए-नए गायक कलाकार हैं, जो अनूप जलोटा से जानते हैं कि उन्हें पद्मश्री मिला हुआ है, वे बड़े अच्छे गायक हैं, बड़े अच्छे अभिनेता हैं। अब जब उन्होंने गायकी से आरंभ किया, अभिनय की ओर जुड़ा और अभिनय के साथ-साथ उन्होंने अपनी फ़िल्म कंपनी भी खोल दी। उन्होंने नए-नए टैलेंट को आगे बढ़ाया। ये एक एवेन्यू है गायन का, जिसमें बड़े-बड़े कलाकार आए हैं। मैं यहाँ पर शाब्दिक श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को, जिन्होंने 7 दशकों तक विविध गानों से, यानी 35,000 से ज़्यादा विभिन्न भाषा में गाए गए गीतों के माध्यम से कुछ ऐसा वातावरण तैयार किया कि लोग उन्हें स्वर कोकिला कहने लगे। उनका अध्ययन कितना है? आप सोचिए, बहुत कम है। लेकिन आज लता जी के परिवार को 40 लाख रुपए महीने की रॉयल्टी मिल रही है, उन्होंने जो भजन गाए हैं उसके लिए। अलग-अलग कलाकार हैं जो आज दुनिया में नहीं हैं, जैसे मोहम्मद रफ़ी साहब हुए, मुकेश जी हुए, मन्ना डे साहब हुए, हेमंत कुमार साहब हुए, ऐसे कई गायक कलाकार हैं और वर्तमान में भी गायक कलाकार हैं। वे फ़िल्मों में भी गा रहे हैं, मंचों पर भी गा रहे हैं और अच्छी खासी अर्निंग है उनकी, एक कैरियर ये भी है। दूसरा है वादन का कैरियर। वादन के कैरियर में कई जो कलाकार हैं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति हासिल की है वादन के क्षेत्र में। आप जानते हैं कि वादन के क्षेत्र में कई कलाकार हैं और उसी तरह निवेदन का एक क्षेत्र है, जिसमें भी कई कलाकार आगे बढ़े हैं। यदि जो पुरानी पीढ़ी है उन्हें ज्ञात है, वर्तमान पीढ़ी को भी थोड़ी-थोड़ी जानकारी यूट्यूब के माध्यम से होगी कि अमीन सयानी साहब एक बड़े अच्छे एंकर रहे हैं। मंच संचालक को आजकल एंकर भी कहा जाता है। कुछ लोग जो रेडियो पर एफएम चैनल पर मंच संचालन करते हैं, उन्हें आरजे भी कहा जाता है, वीजे भी कहा जाता है। मेरा कहना है कि पूरे-पूरे क्षेत्र ऐसे हैं, जहाँ पर नाम, इज़्ज़त, शोहरत, अर्निंग यानी आय, सब कुछ रहेगा। मेरा बच्चों से निवेदन है, चित्रकला का एक माध्यम है। बड़े-बड़े कलाकारों की चित्रकला की प्रदर्शनी भरती है। कई कलाकारों के बनाए गए चित्र हज़ारों, लाखों और करोड़ों रुपए में बिकते हैं। आपको केवल एक काम करना है कि आपको चुनना है अपने सामने एक ध्येय, एक माध्यम। यदि आपने सोच लिया कि मुझे इस क्षेत्र में जाना है, तो पूरे समर्पित भाव के साथ सीखिए, क्योंकि सीखना, रियाज़ करना, मेहनत करना, ये सारे आवश्यक तत्व हैं कि इन सब के माध्यम से आप एक अच्छे कलाकार, चाहे किसी भी विधा के बने। एक और क्षेत्र है साहित्य का। साहित्य में हम गीत लिखते हैं, शायरी लिखते हैं, गज़ल लिखते हैं, ये सारी की सारी बातें हैं, यहाँ पर भी भरपूर नाम, इज़्ज़त, शोहरत हैं। कई ऐसे साहित्यकार हैं, जिन्होंने पद्मश्री पाई, पद्म भूषण पाया, पद्म विभूषण पाया अपनी कला के माध्यम से। एक बात देखिए, ईश्वर हर व्यक्ति को कुछ न कुछ विशेष, जिसे हम वरदान भी कह सकते हैं, इस माध्यम से सृष्टि में भेजता है। कोई बहुत होशियार है, प्रोफेसर बन गया, शिक्षक बन गया। कोई बहुत विद्वान है, आध्यात्मिक क्षेत्र में गया तो संत बन गया। कोई बहुत विद्वान है कला क्षेत्र में, तो बहुत अच्छा गायक बन गया, बहुत अच्छा वादक बन गया, बहुत अच्छा अभिनेता बन गया, बहुत अच्छी अभिनेत्री बन गई और बहुत अच्छा संगीतकार भी बन गया। ये सारी की सारी विधाएं जो हैं, ये हमें सिखाती हैं कि ईश्वर ने जो हमें प्रतिभा दी है, जिसे हम अंग्रेजी में टैलेंट कहते हैं, उस टैलेंट को मेहनत करके आगे बढ़ाना और एक गुरु को तलाश करना। क्योंकि गुरु के बिना आप किसी भी क्षेत्र में ऊंचाइयों को नहीं छू सकते। अभी आप स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आपकी शिक्षिका हैं, शिक्षक हैं, आपके प्राचार्य हैं, इनसे आप ज्ञान अर्जित करते हैं।
तो ज्ञान अर्जन केवल एग्जाम यानी परीक्षा तक नहीं रहे, ज्ञान अर्जन ऐसा रहे आपका कि आप इस ज्ञान अर्जन के माध्यम से अपने भविष्य की कल्पना करें और भविष्य के लिए आप एक क्षेत्र ढूंढें। चाहे क्षेत्र आपकी प्रतिभा के अनुसार आप कोई भी ढूंढें, लेकिन पूरी समग्रता के साथ, पूरी तरह से, जिसे हम अंग्रेजी में डिवोटेड कहते हैं, समर्पण भाव कहते हैं, उसके साथ अपने आप को जोड़ करके आप सोच लें कि मुझे इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है और कोई आपको उससे डिगा नहीं सकता यदि आपका संकल्प दृढ़ है। मुझे 4 पंक्तियां याद आती हैं कि तूफानों में हम अपनी खुशी जाते हैं, चाहे शिक्षक हो, चाहे विद्यार्थी हो। तूफानों में हम अपनी खुशी जाते हैं, यूं झूम के मरते हैं कि जी जाते हैं। तुम वो हो समंदर जिन्हें खा जाता है, हम वो हैं समंदर को जो पी जाते हैं। बिना संघर्ष के जीवन में आप कुछ नहीं पा सकते। यदि आपने अपने जीवन में कुछ पाना है तो सबसे आवश्यक है संघर्ष करना है, और संघर्ष में जो संकट आते हैं उन संकटों का सामना करते हुए आपने अपना मार्ग जो आपने निर्धारित किया है वो चुनना है। जिस तरह नदी पहाड़ से बहती है, आने वाले पत्थर कंकरों को चीरती हुई आगे बढ़ती हैं अपने गंतव्य की ओर, और उनका गंतव्य क्या होता है? या तो किसी नदी में जाके विसर्जित हो जाए या फिर अंत में सागर में विसर्जित हो जाए। जिस तरह नदी बिना किसी भय के लगातार अपने आए हुए सभी, जिन्हें हम कहेंगे पत्थर हैं, बीच में मार्ग में जितनी भी बाधाएं आ रही है, कष्ट आ रही है, उससे रास्ता निकालते हुए आगे बढ़ती हैं, उसी तरह आपको भी यदि जीवन में आप एक क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहते हैं तो पूरी तरह से आप उस क्षेत्र को चुनें। सबसे पहले आप में क्या टैलेंट है ये आप अपने गुरुओं से पूछिए, क्योंकि कबीरदास जी ने कहा है, गुरु बिन ज्ञान न उपजय, गुरु बिन मिले न मोक्ष। मोक्ष का अर्थ है मोक्ष। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, और गुरु बिन सत्य न दीखता, गुरु बिन मिटे न दोष। आपके सारे दोष आपके गुरु जानते हैं। तो शिक्षक के रूप में, अपने प्राचार्य के रूप में, या किसी आध्यात्मिक गुरु के रूप में आप चयन करें एक गुरु का और उन गुरु से अपनी प्रतिभा प्रकट करें। वो आपको मार्गदर्शित करेंगे और आपका जीवन आप उज्जवल बनाएं। हर क्षेत्र है कला का। मैंने केवल कुछ उदाहरण भर आपको दिए हैं। संगीतकार के रूप में आप नाम कमा सकते हैं, धन कमा सकते हैं, नए नए टैलेंट को सामने ला सकते हैं। ऐसे कई संगीतकार फिल्म जगत में भी रहे और फिल्म के बाहर भी रहे। तो मेरा आपसे एक ही कहना है, ये आदर्श विद्या मंदिर ने जो ये प्लेटफॉर्म तैयार किया है, ये प्लेटफॉर्म बच्चों के उज्जवल भविष्य को अपने सम्मुख रखते हुए, जो इस अलग अलग क्षेत्रों के जानकार लोग हैं, जिन्होंने इस क्षेत्र में कुछ न कुछ किया है, कुछ न कुछ साधा है एक साधक बनकर। हम सभी विद्यार्थी हैं। हमने इस क्षेत्र में सोचा आगे बढ़ने का, साधना की, ज्ञान पाया, गुरु के माध्यम से अपने जीवन के अंधकार को समाप्त किया और प्रकाश की ओर अपने कदम बढ़ाए। मेरी आप सभी से यही प्रार्थना है कि आप एक मार्ग निश्चित करें, दुविधा में न रहें, किसी के आग्रह पर अपना जीवन या अपना भविष्य न बनाएं। जो आपको उचित लगता है गुरु के पास जाकर समझें और समझाएं, अपना एक मार्ग चुनें और चुन करके उस क्षेत्र में आगे बढ़े। क्योंकि हमने यदि आज अपने आप के बारे में विचार नहीं किया, किसी और के कहने पर चलते रहे, तो हम वो नहीं पा सकते जो हमारे मन के सपने हैं, हमारे मन की इच्छा है। आपने पिक्चर देखी होगी थ्री इडियट्स। बहुत अच्छी पिक्चर है सीखने के लिए। केवल बच्चों के लिए ही नहीं है, बल्कि बच्चों के पेरेंट्स के लिए भी है, माँ बाप के लिए भी है, कि आपकी कला जिस क्षेत्र में है, यदि आपने उस क्षेत्र को छोड़कर किसी और के कहने से दूसरा क्षेत्र चुन लिया, आप वो ऊंचाइयां, वो पारंगतता हासिल नहीं कर पाएंगे जो पारंगतता आप सपने में देखते हैं। तो मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि आप चुने अपने दिल की,
सुने अपने दिल की और मार्गदर्शन पाए अपने सभी गुरुओं से, क्योंकि गुरु जो है यही सिद्ध है और जो सिद्ध है वही देता है आपको प्रसिद्धि और समृद्धि। मैं आदर्श विद्या मंदिर के इस कार्यक्रम टॉप टॉक्स में आदर्श विद्या मंदिर की ओर से मेरा चयन किया गया और जो कुछ एक विद्यार्थी होने के नाते मैंने पाया है, मैंने सीखा है, वही मैंने आप सबके सम्मुख प्रस्तुत किया है। समय जो है बड़ा कम है और जो विषय है ये बड़ा विस्तृत है और ऐसे विस्तृत समय को बहुत कम मिनट्स में प्रस्तुत करना ये भी बहुत तकलीफ़ का काम है मेरे लिए भी। और आप सभी समझें, सुने और मुझे धन्यवाद व्यक्त करने का मौका मिला है कि मैं आदर्श विद्या मंदिर के पूरे संचालकगण, प्राचार्य महोदय और सभी विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षकों को धन्यवाद व्यक्त करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, शुभ रात्रि।